शुभ संध्या गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ यूटेट यानी कि उत्तराखंड 2020 का पेपर। जैसा कि मेरे पास बहुत सी कॉल मैसेज आए थे कि मैम पेपर बहुत करीब है, हमारा 30 तारीख को एग्जाम है, तो आप हमें प्रीवियस ईयर के पेपर कराइए। तो बस इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आप सभी के लिए क्वेश्चन लिया है। देखिए, जो उत्तराखंड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये उपयोगी है ही। उसके अलावा यदि आप सी टेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया भी यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, पेपर हिंदी आप जानते हैं कि सभी में मिलती जुलती आती है। थोड़ा बहुत पेडागोजी या कह सकते हैं आपकी इसमें साहित्य का थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपको आएगा आपकी हिंदी में से ही, अलग कुछ भी नहीं है। तो देख लेते हैं पेपर किस तरीके से आपका 2020 में आया था उत्तराखंड टेट में। चलिए तो देख लेते हैं। देखिए, ये हिंदी का पेपर है मेरे पास और हम यहाँ पर देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। साथ ही साथ आप भी मुझे बताइए कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ से दिख रहा होगा। ओके, चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। 2020 का पेपर है ये। चलिए देखिए, ई उ ऊ किस प्रकार के स्वर हैं। आप सभी ने हिंदी वर्णमाला को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ पर चार विकल्प हैं, संवृत, अर्ध संवृत, विव्रत और अर्ध विव्रत। तो यहाँ पर पूछा है कि ई उ किस प्रकार का स्वर है। तो जल्दी से आपको पता है तो आंसर दीजिए। देखिए, जब हम हिंदी वर्णमाला में इन वर्णों का प्रयोग करते हैं ई उ, तो आप देखेंगे कि इसमें समान मात्रा में आपका जो मुख है वो खुलता है। साथ ही साथ इन वर्णों का प्रयोग करते समय हम उच्चारित करते हैं कि जब हम किसी वर्ण का प्रयोग करें तो उसमें व्यंजन भाव बिल्कुल भी ना हो, अर्थात ई उ ये स्वर है किस प्रकार के, संवृत स्वर। तो आपका जो सही जवाब होगा ना वो है आपका पहला विकल्प, संवृत स्वर। संवृत स्वर में क्या होता है, समान मुख द्वार जो होता है वो समान मात्रा में खुलता है। ठीक है, ई उ और हाँ, जो हमारी जीवा है वो बिल्कुल तालु के समीप होती है। ठीक है, ओके। दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछा गया था कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो इस नाम से सभी परिचित हैं। चार आपके सामने ऑप्शन है, देखिए और बताइए। पहला विकल्प सेनापति, बी विद्यापति, सी पद्माकर और डी है घनानंद। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर और क्या देंगे आप जवाब। क्या आपको पता है भाई मैथिल कोकिल के नाम से कौन फेमस है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होना चाहिए। भाई जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए, मैथिल कोकिल के नाम से जो प्रसिद्ध है, ए ऑप्शन सेनापति बिल्कुल भी नहीं, बी आंसर विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ओके, तो बी आंसर, बी आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 33, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया। तो देखिए यहाँ पर चार आपके सामने विकल्प, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यन और डी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो पूछा है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम किसने दिया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल, यानी कि यहाँ पर पहला विकल्प बिल्कुल सही है, 100% इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 में पूछा है कि अष्टछाप की कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। चार विकल्प, नंददास, कृष्णदास, सूरदास या फिर कुंभनदास। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा ये आपसे पूछा गया है। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, राइट आंसर जिन्होंने, देखिए राइट आंसर इसका होगा क्या, डी ऑप्शन कुंभनदास। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 क्या है। यहां पर पूछा है कि चौपाई छंद पर आधारित रेमिनी के रचनाकार कौन है। अब आप सभी देखिए, रेमिनी, सवद ये सभी पढ़ा हुआ है आप सभी ने। चार आपके सामने विकल्प,
चलिए, चार आपके सामने देखिए विकल्प है। यहाँ पर पहला है बिहारी, सेकंड है रहीम, और तीसरा है भूषण, और चौथा है आपके सामने क्या, कबीर। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं सवद रेमिनी ये किसने दिए हैं, ये बिहारी जी के तो है नहीं, ठीक है, तो फिर किसके होंगे, रहीम के भी नहीं है, भूषण के भी नहीं है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये कबीर दास के हैं। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि चौपाई और छंद पर आधारित है ये रेमिनी, ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल इसका सही जवाब है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा है कि कपोत शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। कपोत आप सभी परिचित हैं इस नाम से, तो आपको बताना है कि पर्यायवाची क्या होगा। तो देखिए आपके सामने परभ्रत, टिक, परावत या चंचरीक। तो आप सभी पहले तो ये जाने कि कपोत क्या है। तो कपोत कहा जाता है कबूतर को। अब कबूतर के पर्यायवाची क्या है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है जिसमें सही जवाब क्या होगा, जिसमें सही जवाब होगा परावत। क्या, परावत, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 यहां पर देखिएगा, किस शब्द में नियत तत्पुरुष समास है। नियत तत्पुरुष समास जो न के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो यहां पर चार विकल्प आपसे पूछे, अनविज्ञ, अनुकूल, गंगा जल या धर्माधर्म। तो आपसे पूछा है नियत तत्पुरुष। देखिए नियत तत्पुरुष तत्पुरुष समास का ही एक अंग है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसमें से नियत तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो क्या होना चाहिए आंसर, धर्माधर्म। तो देखिए राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है ये। देखिए राइट आंसर जो देखेंगे अनविज्ञ, यानी कि जो विज्ञ ना हो, ठीक है, न विज्ञ यानी कि अनविज्ञ, इसका सही आंसर होगा आपका पहला विकल्प, क्योंकि आप जानते हैं नियत तत्पुरुष न के रूप में कार्य करता है, न रूप में, ठीक है। आगे देखिएगा 38 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण कौन सा है, यण संधि सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ी है, मतैक्य, अत्युत्तम, शयन और तन्मय। तो यहाँ पर चार आपके सामने विकल्प है। यण संधि क्या कहती है, आप जानते हैं कि यण संधि आधे वर्ण पर, किस पर, आधे वर्ण के साथ आपने देखा है कि आधा वर्ण मिलेगा इसमें, सबसे बड़ी बात, और उसके साथ साथ ई और ऊ की मात्रा भी इसमें लगी हुई मिलती है। अब देखें तो ये तो है हमारा मतैक्य, पहला विकल्प क्या है, मतैक्य। तो मतैक्य में हम देखेंगे तो यहाँ पर यण संधि नहीं है, क्योंकि मत जमा एक के यहाँ पर वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। बात करें बी ऑप्शन, तो देखिए अत्युत्तम, तो आप जानते हैं अत्युत्तम का क्या होगा, अति जमा उत्तम, इसमें ता को ई की मात्रा दी है, छोटी ई की मात्रा। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, ओके। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 39, क्या है, अंग्रेज शब्द मूलतः किस भाषा का है। तो बस जल्दी से सभी आंसर दीजिएगा और बताइएगा भाई, अंग्रेज शब्द यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये किस भाषा का शब्द है, क्या देंगे आप जवाब, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 इसने पूछा है हिंदी भाषा, फारसी, तुर्की या फ्रेंच। तो क्या है इस प्रश्न का जवाब, जल्दी से बताइए। बात करें क्या, बात करें अंग्रेज शब्द, अंग्रेज शब्द जो मूलतः किस भाषा का शब्द है, ये अरबी फारसी का शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये तुर्की का भी नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। किस भाषा का है, अरबी या फिर कह सकते हैं फारसी भाषा का, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि निराला कृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ कौन है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा का आधार ग्रंथ कौन सा है, कंवन रामायण, कृतिवास रामायण, रामचरितमानस या फिर रामचंद्रिका। अब देखिए तो राम की शक्ति पूजा का जो आधार ग्रंथ है वो कौन सा है, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा कृतिवास रामायण है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 40 का डी आंसर नहीं होगा, बी आंसर कृतिवास रामायण बिल्कुल सही आंसर है इसका। ओके, आगे देखिए, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी 41 यहां पर हमारे 36 से, हाँ 41 में देखिए क्या पूछा है कि चंद्र संकलन मुख निष्कलंक दोनों में समता कैसी, उक्त पद में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो देखिए रूपक अलंकार, असंगति अलंकार, व्यतिरेक अलंकार या फिर दीपक अलंकार। तो देखिए सभी को अलंकार आते हैं, सभी ने बहुत अच्छे से अलंकार पढ़े हैं, तैयारी की है, तो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 जल्दी जल्दी से आंसर मिलना चाहिए। तो देखिए क्या मिलता है आपका आंसर। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, रूपक में आप जानते हैं कि रूपक अलंकार तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रूपक अलंकार आरोप लगाता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है आपका व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार इस प्रश्न का बिल्कुल सही, और जिन्होंने भी दिया है सी आंसर, क्लियर नहीं दिख रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा। आप बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अलंकार किस तरीके से पूछे जाते हैं आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपने देखिए मात्रिक अलंकार भी पढ़े हैं। ठीक है, मात्रिक मात्रिक सॉरी अलंकार की बात करें, शब्द अलंकार भी पढ़े हैं आपने, अर्थ अलंकार भी पढ़े हैं, तो दोनों को अच्छे से समझना है। किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, और मैंने आपको अलंकार बहुत अच्छे से कराए। यदि आप लास्ट टाइम पे वीडियो देखना चाहें तो आप उससे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42। देखिए 42 में पूछा है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से हुआ, द्विवेदी युग को पहचान किसके नाम से मिली, या उसका नामकरण किसके नाम से हुआ है। तो चार आपके सामने ऑप्शन है, क्या है। पहला विकल्प कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी शांति प्रिय द्विवेदी, या डी राम अवध द्विवेदी। तो किस नाम से, किसके नाम से नामकरण हुआ है द्विवेदी युग का, बस यही आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे। बात करें नामकरण की द्विवेदी युग की, तो वो है आपके बी ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, आगे देखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। देखिएगा, अधिकार सुख कितना मादक है और सारहीन है, उक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। तो आपके सामने चार विकल्प, चंद्रगुप्त, स्कंद्रगुप्त, अज्ञात शत्रु या ध्रुव स्वामिनी। तो यदि आपने ये पंक्तियां पढ़ी हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। क्या होना चाहिए इसका जवाब, तो राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस नाटक से ली गई हैं। तो जिन्होंने भी पढ़ा होगा, स्कंद गुप्त बहुत ही फेमस नाटक रहा है जयशंकर प्रसाद जी का, तो ये पंक्तियां इनके स्कंद गुप्त से ली गई हैं, यानी कि बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है आपसे कि वोल्गा से गंगा के लेखक का नाम आपको बताना है। तो रांगे, राहुल, धर्मवीर भारती या राजेंद्र यादव। तो देखिए वोल्गा से गंगा बहुत ही फेमस रही है। अब बात करें कि इसके लेखक कौन है, तो जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए आंसर। बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी सही कहा आपने। देखिएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा वोल्गा से गंगा की जो लेखक है वो है राहुल साकृत्यायन। तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए आपके सामने आगे मिलता है क्या, आगे आपको एक पद्यांश मिलेगा जिसे आपको पढ़ना है, समझना है, और उस पद्यांश के आधार पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिनके जवाब आपको देने हैं। देखिए निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न, यानी कि 45 से लेकर 49 तक आपको इस पद्यांश से क्वेश्चन मिल रहे हैं। उस क्वेश्चन को देखना है और अर्थ निकालना है। ठीक है,
चलिए देखिएगा, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, ए अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध, आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति लीन। तो देखिए ये आपके सामने एक पद्यांश है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और उन पंक्तियों के आधार पर आपको कुछ प्रश्न हैं जिनमें आपको आंसर बताने हैं। सबसे पहले प्रश्न आपके सामने क्या आता है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताना है। तो क्या होगा इसका नाम, क्या है जवाब, जल्दी से दीजिए। देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार का नाम आपको बताना है, यानी कि जो पंक्तियां हैं ना ये किस रचनाकार की हैं। तो चार ऑप्शन, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो क्या हो सकता है आंसर, देखें। चलिए तो देखिए यहां पर मुझे आंसर भी मिल रहे हैं, आप सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बात करें कि ये पंक्तियां किसकी है, किस रचनाकार की हैं, तो देखिए ये है सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है। और ये किसमें दिया था इन्होंने, इनकी जो बापू के प्रति काव्यांश में इन्होंने अपनी ये पंक्तियां दी हैं, ठीक है। भाई कौन है रचनाकार, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अब ये तो है, यदि आपको ये पंक्तियां पढ़ी हैं और उस पंक्तियों के आधार पर रचनाकार का पता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, अन्यथा दिक्कत होगी। अब बात करते हैं कि इन पंक्तियों से आप भाव अर्थ कितने अच्छे से निकालेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न यानी कि 46 क्वेश्चन क्या है कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन से क्या भाव व्यक्त होता है। भाई आपने देखिए ये पंक्तियां पढ़ी हैं, यहां पर देखिए दोबारा से मैं आपको लेकर आती हूं, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से अपना आंसर दे पाएंगे। एक सेकंड, वन मिनट। एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज। वेट प्लीज। एक सेकंड ऊपर आना। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा पेपर आउट हो गया है स्क्रीन से, तो बस थोड़ा सा वेट कीजिए। और सबकी तैयारी कैसी है ये भी मुझे बताइएगा, और कैसा लग रहा है इस पेपर के आधार पे आपको, ठीक है। भाई पेपर देखकर कैसा लग रहा है, आपकी तैयारी किस तरीके से है। थोड़ा सा वेट बस, अपने आप। एक सेकंड रुक जाइए, नहीं आया स्क्रीन पर। अपने आप से चलिए। तो
तो फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आपका कौन सा चल रहा था, यहाँ पर पदांश हम क्लियर कर रहे थे और पदांश में आप सभी भी बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो भी क्या पूछा है देखिएगा कि तुम मांसहीन, क्वेश्चन नंबर 46 था हमारे सामने कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन से क्या भाव व्यक्त होता है। तो पहला विकल्प है कि जड़ता, बी दुर्बलता, सी है पार महस स्थिति, या डी है विचारहीनता। अब बात करें कि इसमें सही आंसर कौन सा होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आप इन पदांश से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर दुर्बलता का भाव प्रकट हो रहा है कि तुम मांसहीन हो, तुम रक्तहीन हो, तुम देखिएगा ये रहा पहली पंक्ति से देखिएगा, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, ए अस्थि शेष से तुम अस्थिहीन। तो यहाँ पर एक कमी, एक दुर्बलता का एहसास हुआ है। इसी आधार पे आपको जो राइट आंसर जो मिलेगा वो जड़ता का नहीं है, बी ऑप्शन, जो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बी आंसर दुर्बलता बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आगे देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। देखिएगा 47 क्वेश्चन आपके सामने आता है। थोड़ा सा स्क्रीन पे आगे पीछे करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए पीडीएफ से, क्योंकि जो पेपर है आपका वही लिया गया है जो, तो एक सेकंड, वो भी नहीं रहा। ये पूरा बड़ा हो गया स्क्रीन पर, एक सेकंड सर, वो वीडियो ऑन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में यहाँ पर पूछा है कि हे चिर पुराण, हे चिर नवीन में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए विपर्य अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास अलंकार या असंगति अलंकार। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये देखना है कि इन पंक्तियों से क्या प्रतीत हो रहा है, साथ के साथ कि ये जो आपसे पूछी है लाइन की हे चिर पुराण, हे चिर नवीन में अलंकार कौन सा है। तो चार विकल्प आपके सामने, क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब देखिए। तो बी आंसर मुझे मिल रहा है विभावना अलंकार। बाकी और सभी देखिए यहां पर एक ही बात पर, यानी कि एक ही बात को तथ्य नहीं दिया है, यहां बिना विरोध के, यानी कि हर तरीके से देखिए, पहले आप इन पंक्तियों को देखें, जब उसके आधार पे आपको पता चलेगा कि यहां पर विरोध ना करते हुए विरोध की संभावना को जताया है, और यहाँ विरोध ना होते हुए विरोध की संभावना को जताया जाए तो वहां पर आपका अलंकार कौन सा होता है, विभावना अलंकार नहीं होगा, वहां यहाँ पर अलंकार होगा आपका विरोधाभास अलंकार, क्योंकि यहाँ विरोध होता नहीं है, विरोध की आशा जताई जाती है। ठीक है, और यही कहता है विरोधाभास अलंकार। तो आपका जो राइट आंसर है प्रियंका, बिल्कुल जिन्होंने मिश्रा सही आंसर दिया है आपने, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका, विरोधाभास अलंकार इसका करेक्ट जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कैसे पूछा गया है कि पूर्ण इकाई जीवन की का भावार्थ क्या होगा। पूर्ण इकाई जीवन की, इसका भावार्थ क्या होगा, जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक अनुभव प्राप्त करना, या मानव जीवन की परिपक्वता। अब पूर्ण इकाई जीवन की, तो आप जानते हैं कि पूरे जीवन की मतलब शिला का वर्णन किया है, आधारशिला का वर्णन किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, पहला विकल्प के जीवन के अंतिम लक्ष्य की बात नहीं कही जा रही है, क्योंकि पूर्ण इकाई का प्रयोग किया है, पूर्ण यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होना चाहिए,
बी ऑप्शन संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 48 का बी आंसर एकदम करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा है कि उपयुक्त काव्यांश में कौन सा छंद है। अब देखिए यहां पर आपको देखिए इस साइड में आपको दिख भी रहा होगा ये जो काव्यांश जो पंक्तियां हैं आप इधर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पूछा है कि मनहर छंद, मुक्त छंद, गीतिका छंद या तोमर छंद। ठीक है, अब यहां पर आप कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सा छंद है। यदि आप जानते हैं कि मनहर छंद में भाई मनहर मात्रिक है या वर्णिक है, तो आप इसमें ना सबसे पहले क्या करेंगे कि पहले इसको आप जोड़कर देखिएगा। इसमें क्या है, वर्णों को गिनिए, तो आप देखेंगे कि वर्णों को जब आप गिनेंगे ना तो इसमें कहीं पर वर्णों की संख्या अधिक होगी और कहीं पर वर्णों की संख्या कम होगी। कहीं पर मात्रा का प्रयोग होगा, कहीं पर मात्राएं काउंट की जाएंगी और कहीं पर होगी वर्णों की संख्या को काउंट किया जाएगा। यहाँ पर वर्ण प्लस मात्रा दोनों को आधार बनाया जाता है। वो छंद कौन सा है आपका, देखिए मात्रिक छंद आपने पढ़ा है, वर्णिक छंद आपने पढ़ा है, मैंने आपको एक छंद और बताया था मुक्त छंद। तो आपका राइट आंसर यहां पर होगा बी ऑप्शन। एक बार मात्रा लगाकर देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, सही आंसर क्या है यहाँ पर, बी ऑप्शन मुक्त छंद। ओके, चलिए छंद मैंने मास्टर जी बहुत अच्छे से समझाए हैं। आप बिल्कुल अभी मैंने क्लास लिया है छंद की, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारे 49 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है। तो छात्र को आदर्श की ओर, एक सेकंड रुक जाइएगा, यहां पर पहले आप ना गद्यांश को पढ़िएगा क्योंकि गद्यांश से क्वेश्चन लिया है। निर्देश देखिएगा, निर्देश यहाँ पर गद्यांश है। गद्यांश में से आपको 50 क्वेश्चन नंबर 50 से 54 तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन इससे आपके पूछे गए हैं। पहले आप गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद अपने आंसर देखिएगा कितने अच्छे से आप दे पाते हैं। देखिए शिक्षा चाहती है कि उसको अपने समाज से जोड़ा जाए, लोगों से जोड़ा जाए और हर विद्यार्थी को ऐसी लोकन्य दृष्टि दी जाए कि सर्वोदय को अपना धर्म कर्म मानने लगे। दरअसल यह समझना जरूरी है कि शिक्षा को शिक्षित करने का सबसे बड़ा स्थान समाज ही है। ठीक है, आगे देखिएगा, समाज की करुण कथाएं एवं समाज में गरीब से गरीब का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में समर्थ है। शिक्षा के लिए तथ्य और तत्व दोनों का सही स्थान समाज ही है। समाज में रहने वाले विलक्षण प्रतिभाशाली लोगों से पृथक कोई भी शैक्षिक व्यवस्था अपने को संपन्न नहीं बना सकती। ठीक है, आगे देखिएगा, समाज के विश्लेषण से ही सच्ची शिक्षा संपन्न हो सकती है। आगे देखिए, इस तरह से शिक्षा अपने को सींचने का दाना पानी समाज से ले सकती है और समाज को कुछ वापस दे सकती है। ऐसी लोक उपयोगी शिक्षा समाज को और फिर राष्ट्र को ओजस्वी और तेजस्वी बनाने में सफल होगी। तो ये आपका गद्यांश है और इस गद्यांश के जरिए आपसे 5 क्वेश्चन किए गए हैं। देखिए 5 क्वेश्चन किस तरीके से हैं पहले देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहां पर पूछा है कि शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है। तो पहला विकल्प छात्र को आदर्श की ओर उन्मुख करना, बी छात्र को आत्मनिर्भर बनाना, सी छात्र में समाज उन्मुखी दृष्टिकोण विकसित करना, या डी छात्र को कौशल विकास की दिशा प्राप्त करना यानी कि प्रदान करना। तो देखिए और आंसर दीजिए क्या हो सकता है आंसर। जल्दी जल्दी से आंसर बताइएगा भाई क्या होना चाहिए। शिक्षा की सर्वोच्च अभिलाषा क्या है ये आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोबारा से आप अपने इस पर आइएगा, दोबारा से आप अपने
गद्यांश पर आइए। तो गद्यांश कहता है कि शिक्षा चाहती है उसको अपने समाज से जोड़ा जाए, यानी कि समाज उन्मुख प्रयास के लिए बात की गई है। लोगों से जोड़ा जाए, हर विद्यार्थी को ऐसी लोकोन्मुख दृष्टि से देखा जाए जो सर्वोच्च अपना धर्म और कर्म उसे मानने लगे। तो आपका यानी कि 2 लाइन से ही आपका आंसर निकल कर आता है क्या, कि छात्र में समाज उन्मुखी दृष्टिकोण विकसित करना, समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण विकसित करना, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 आप सभी के सामने क्या है कि लोकोन्मुख दृष्टि का क्या आशय है। तो सामाजिक परंपराओं का बोध, समाज के बहुमुखी विकास की सोच, लौकिक विकास में प्रति चिंतन परकता, या फिर लोकादर्शों से परे कार्य करने का भाव। तो देखिए क्या होना चाहिए, लोकोन्मुख दृष्टि से क्या आशय है, ये आपसे पूछा गया है। तो बात करें यहाँ पर समाज के प्रति भाव को दर्शाया गया है। आप पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे तो यहाँ पर समाज की नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा क्या, कि समाज के बहुमुखी विकास की सोच को उत्पन्न करना, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कि गरीब परिवार का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में कैसे समर्थ हो सकता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है कि शैक्षिक नियोजन के सर्वोदय के बिंदुओं को समाहित करने से, बी शिक्षा व्यवस्था में अधिक धन आवंटित करने से, या सी गरीब परिवारों को आर्थिक मदद करने से, या डी गरीबी के मूल कारणों का विश्लेषण करने से। तो देखिए क्या हो सकता है इस प्रश्न का जवाब। तो फिर से आपको क्या है, गद्यांश पे एक नजर डालनी होगी जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से देखिएगा, समाज की करुण कथाएं एवं समाज में गरीब से गरीब का अर्थशास्त्र शिक्षा को शिक्षित करने में समर्थ है। शिक्षा के लिए तथ्य और तत्व दोनों ढूंढने का सही स्थान समाज ही है। तो यहां पर आपका आंसर निकलकर क्या आता है, देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा कि शिक्षा, भाई क्या होना चाहिए, शैक्षिक नियोजन से सर्वोदय जो बिंदु होते हैं उनको समाहित करने से, या शिक्षा व्यवस्था में अधिक धन आवंटित करने से, या गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने से, या गरीबों की मूल कारणों का विश्लेषण करने से। तो क्या होगा आंसर, सी ऑप्शन मुझे मिला है, बी भी मुझे मिला है। तो राइट आंसर यहां पर होगा आपका बी ऑप्शन, शिक्षा व्यवस्था में धन आवंटित करने से होता है। ठीक है भाई, जितना धन आवंटित करेंगे उतने जो गरीब परिवार होंगे वो शिक्षित होंगे। ठीक है, तो बी आंसर यहां पर इस गद्यांश के जरिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है। शिक्षा के व्यापक प्रचार और प्रसार से, बी विभिन्न सामाजिक स्रोतों से यथेष्ट संसाधन जुटाने से, सी महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने से, या डी समाज में व्याप्त बुराइयों की निराकरण से। तो देखिए क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। तो आप जानते हैं कि राष्ट्र के तेजस्वी बनने की बात यहां पर की जा रही है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिएगा कंचन कुमार, ये आपका यूटेट एग्जाम जो होने वाला है 30 तारीख को, उसका 2020 का ये पेपर है। 2020 का पेपर मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53, भाई राष्ट्र को तेजस्वी कैसे बनाया जा सकता है। तो शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार से, या फिर विभिन्न सामाजिक स्रोतों से, यथेष्ट संसाधन से। तो आपने देखा कि समाज के प्रति शिक्षा का आधार इस गद्यांश का मूल सार है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, आप गद्यांश को देखेंगे तो आपका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो है बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। 54 देखिएगा, लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, यण संधि, गुण संधि, अयादि या फिर वृद्धि संधि। तो आपको इसका क्या करना है, पहले संधि विच्छेद करना है। तो लोक जमा उन्मुख, ठीक है, क्या हो जाएगा, लोक जमा उन्मुख। तो आप बता सकते हैं कौन सी संधि है 54 में? आप जानते हैं कि यण संधि में ई का य, उ का व में चेंज होता है। और गुण संधि क्या कहती है, गुण संधि में आपने देखा होगा कि एक मात्रा का प्रयोग सबसे बड़ी पहचान। और लोक उन्मुख यहां पर आ रहा है, तो अ के साथ उ का मेल हुआ है, तो क्या बना है यहां पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर गुण संधि। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, गुण संधि। तो देखिएगा, बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाते हैं। देखिएगा, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 पर देखिएगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पहला विकल्प पूछा है कि भाषा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही व्याकरण की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। बी ऑप्शन, व्याकरण भाषा का नियंत्रक होता है। सी, व्याकरण का क्रमबद्ध ज्ञान आवश्यक है। या डी, भाषा के व्याकरण का मूल तत्व शब्द ज्ञान है। तो देखिए और बताइए कि क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है, बस यही आपको बताना है। तो देखिए, भाषा के पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही व्याकरण की शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके सामने, भाई आप जब भाषा सीखते हैं तो क्या सबसे पहले आप व्याकरण का प्रयोग करते हैं? नहीं, भाषा स्वतः ही सीख ली जाती है। लेकिन आप यदि शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, आप किसी हिंदी भाषा की बात करें, जब आप हिंदी भाषा का ज्ञान अर्जित करेंगे तो वहां पर आपको व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपका पहला विकल्प सही होगा या गलत, बताइएगा। बी ऑप्शन है कि व्याकरण भाषा का नियंत्रक होता है। सी में पूछा है कि व्याकरण का क्रमबद्ध ज्ञान आवश्यक है। और डी कहता है कि भाषा के व्याकरण का मूल तत्व शब्द ज्ञान है। तो देखिए और आंसर दीजिएगा कि कौन सा विकल्प सही होना है। तो देखिए, यहां पर बी आंसर मुझे मिल रहा है, बाकी और सभी आंसर दीजिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका बी आंसर, कि व्याकरण जो होता है वो भाषा का नियंत्रक होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, व्याकरण के आधार पर आप अपनी भाषा को विशाल या कह सकते हैं एक नियमित रूप से तो बना सकते हैं, नियम के आधार पे तो बना सकते हैं। लेकिन भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं, जब हम आम बोलचाल में भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर व्याकरण शब्दों का, व्याकरण भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प की व्याकरण भाषा का नियंत्रक होता है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिएगा, भाषा का प्रारंभिक बोध किससे होता है? अनुकरण एवं श्रवण से। बी, पठन पाठ से। सी, चिंतन एवं मनन से। या डी, अध्ययन एवं अध्यापन से। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भाषा का प्रारंभिक बोध पूछा है, तो क्या होना चाहिए? जब हम भाषा अर्जित करते हैं, जब बच्चा कोई भाषा अर्जित करता है, तो उसका प्रारंभिक बोध क्या होता है? सबसे पहले क्या है, या तो वो सुनकर ग्रहण करेगा, ठीक है, पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। ये 4 क्वेश्चन है ना। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुकरण एवं श्रवण माध्यम से। अनुकरण नकल के माध्यम से भी भाषा को प्राप्त करता है, और श्रवण यानी कि सुनने के माध्यम से भी। तो पहला विकल्प यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, छात्रों में वर्तनी जन्य दोषों के निराकरण का उपयोगी उपागम क्या है? बुद्धि परीक्षण, गृह कार्य का निरीक्षण,
छात्र शिक्षक संवाद या उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए और बताइए क्या होना चाहिए इस प्रश्न का जवाब। पूछा है कि छात्रों के वर्तनी जन्य दोषों का निराकरण। यदि कोई बच्चा वर्तनी में अशुद्धियां कर रहा है तो उसका निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आप जानते हैं भाई, आपने पढ़ा होगा उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें उपचार किया जाता है, जो कमियां होती हैं उसमें सुधार किया जाता है। ठीक है, ये बुद्धि परीक्षण के आधार पर नहीं होता कि बच्चे में कितनी उसका आईक्यू लेवल कितना है, या गृह कार्य निरीक्षण के आधार पर भी नहीं होता। जितना आप उपचार करेंगे उतनी उसमें शुद्धता, उतनी उसके दोषों को दूर किया जा सकता है। तो उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से इसको दूर किया जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। बहुत बढ़िया, डी ही आंसर आप सभी ने दिया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है कि भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य बताइए। तो देखिए पहला विकल्प, छात्रों में भाषा के प्रति सम्मान जागृत करना। बी, छात्रों में एकता का भाव जागृत करना। सी, देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित कराना। या डी, छात्रों को देश के विभिन्न भाषाई लोगों से संपर्क योग्य बनाना। तो क्या है भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य, जल्दी से देखिए और बताइए। राइट आंसर क्या होना चाहिए, ज्ञानात्मक उद्देश्य जिसमें आपकी बुद्धि, जिसमें आपका मानसिक, जिसमें आपका ज्ञानात्मक पक्ष शामिल होता है। बस यही इसमें पूछा गया है कि भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होगा। तो देखिए क्या मिलता है आपका जवाब। तो यहाँ पर सी आंसर भी मिला है मुझे। बात करें सी आंसर, देखते हैं। देखिए छात्रों में भाषा के प्रति सम्मान जागृत करना, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें भाषा को मजबूत बनाया जाता है। यदि कोई बच्चा भाषा के प्रति सम्मान जागृत करेगा, उसमें उसकी मातृभाषा को मजबूत किया जा सकता है। अर्थात आपका पहला विकल्प गलत है। बी आंसर, छात्रों में एकता भाव का जागृत करना, ये भी गलत है। देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित कराना, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य अपने देश की मूलभूत संस्कृति से परिचित होना है, यानी कि सी आंसर एकदम करेक्ट जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प, छात्रों को भाषा के शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान कराना। बी, छात्रों को भाव अनुसार वाचन की दक्षता प्रदान कराना। सी, छात्रों को उदात्त भावनाओं का संवर्धन में रस अनुभूति कराना। या डी, छात्रों की आंगिक चेष्टाओं को परिक्रस्त करना। तो देखिए क्या होना चाहिए, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। तो देखिए जब भी आप कविता के भाव प्रकट करते हैं, कविता बोलते हैं, तो वहां पर आप सभी जानते हैं कि इसमें भावनाओं को शामिल किया जाता है, भावनाओं को व्यक्त किया जाता है और कविता के माध्यम से रस की अनुभूति प्राप्त की जाती है। तो उसके आधार पे आपका सी ऑप्शन सही जवाब होता है। ठीक है, ओके। चलिए, काव्य में आपने देखा है ना, काव्य में रस की अनुभूति आती है, तो बस उसी के आधार पे आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो देखिए 60 क्वेश्चन में पूछा गया है, बिल्कुल सही जवाब सभी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 कि कक्षा शिक्षण में प्रश्न उत्तर प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो पहला विकल्प, छात्रों की प्रतिभागिता रहती है। बी, समय का सदुपयोग रहता है। सी, छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं। या डी, शिक्षक का श्रम बचता है। तो देखिए और बताइए, यदि कक्षा शिक्षण में प्रश्न उत्तर प्रणाली का प्रयोग किया जाए तो उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, बस यही पूछा है। तो सबसे बड़ी बात कि बच्चा सक्रिय होगा, सचेत होगा और प्रश्न को बड़े ध्यान पूर्वक सुनकर उसका उत्तर देने के लिए प्रयास करेगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ए बी सी डी। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जिन्होंने भी दिया है सी आंसर कि छात्र अध्ययन के प्रति सचेत व अभिमुख रहते हैं, बहुत अच्छे। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस ये था आपका यूटेट एग्जाम 2020 का पेपर जो कि मैंने यहाँ पर आपको कराया है। और अभी
आपको और भी पेपर कराए जाएंगे क्योंकि बहुत डिमांड है, पेपर भी आपका नज़दीक है। तो मैं चाहती हूँ कि हिंदी के जो रिवीजन है आप अपनी तैयारी इस पेपर के माध्यम से करें, ठीक है। और शाम की क्लास में यानी कि इवनिंग क्लास जो आपकी होती है 7:30 बजे, उसमें भी आपको ललित सर यूटेट एग्जाम का सॉल्यूशन कराएंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं 7:30 बजे ललित सर के साथ मिलिएगा आप सभी। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और जो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।